Reading Indian Fiction in English. A.M. Foster. Aspects of the Novel. Aspects of the Novel. कहानी की समीक्षा. उपन्यास का हिंदी संक्षिप्त सारांश. 1956 में प्रकाशित एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल E.M. फोस्टर द्वारा एक गैर काल्पनिक शीर्षक है. यह पुस्तक लेखन और साहित्यिक आलोचना पर एक ग्रंथ है. यह जानकारी सबसे पहले फोस्टर द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में व्याख्यानों की एक श्रृंखला में प्रस्तुत की गई और फिर बाद में पुस्तक के रूप में जारी की गई. फोस्टर 1879 से 1970 एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक है. 5 उपन्यासों के लेखक है. उनकी रचनाएं 20वीं सदी में ब्रिटेन में वर्ग मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण का उपयोग करती है. वह प्रसिद्ध ब्लूम्सबरी समूह के सदस्य थे, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ और जॉन मेनार्ड कीन्स भी शामिल थे. एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में फोस्टर अपने परिचयात्मक नोट में कहते हैं, चूंकि उपन्यास स्वयं अक्सर बोलचाल का होता है, यह संभवतः आलोचना की गंभीर और भव्य धाराओं से अपने कुछ रहस्यों को छिपा सकता है और उन्हें बैकवाटर और उथले लोगों के सामने प्रकट कर सकता है. कई प्रसिद्ध लेखकों के कार्यों के उदाहरणों का उपयोग करते हुए पुस्तक एक उपन्यास के लिए महत्वपूर्ण 7 तत्वों को जोड़ती है: कहानी, लोग, कथानक, कल्पना, भविष्यवाणी, पैटर्न और लय. फोस्टर इस जानकारी को सरल, समझने में आसान तरीके से संप्रेषित करता है और पारंपरिक साहित्यिक आलोचना की छद्म छात्रवृत्ति का उपहास करता है. शुरुआत से पहले फोस्टर ने अपना दृष्टिकोण निर्धारित किया. वह एक उपन्यास को केवल एक निश्चित सीमा तक गद्य में एक कल्पना के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजी भाषा में लिखा गया कोई भी काम केवल किसी विशिष्ट देश या स्थान से संबंधित नहीं होता. वह यह भी कहते हैं कि समय हर तरह से हमारा दुश्मन है, और इस प्रकार वह उपन्यासों को उनके कालक्रम या अवधिकरण के आधार पर नहीं देखेंगे, बल्कि वह यह कल्पना करने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि सभी समय के महानतम उपन्यासकार एक घेरे में एक साथ बैठे हैं, एक साथ अपनी किताबें लिख रहे हैं. द स्टोरी शीर्षक वाले पहले अध्याय में फोस्टर का कहना है कि एक उपन्यास अपने सबसे बुनियादी रूप में एक समय अनुक्रम में कथात्मक घटनाओं को व्यवस्थित करके एक कहानी कहता है, और कहानी इस सवाल पर आधारित होनी चाहिए, आगे क्या होता है. हालांकि एक अच्छी कहानी को मूल्य अवश्य जोड़ना चाहिए. वह एक उदाहरण पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं. सर वाल्टर स्कॉट द्वारा लिखित द एंटिक्वेरी. स्कॉट का काम वास्तव में आगे क्या होगा प्रश्न पर आधारित है, लेकिन इसमें मूल्य का अभाव है. इसके विपरीत लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित वॉर एंड पीस घटनाओं के अनुक्रम का एक अच्छा उदाहरण है जो मूल्य जोड़ते हुए समय के साथ सामने आता है. चरित्र चित्रण पर फोस्टर की शिक्षाएं सबसे अधिक चर्चा में हैं. पीपल में वह एक उदाहरण के रूप में चार्ल्स डिकेंस के कार्यों का उपयोग करके फ्लैट और गोल पात्रों के बीच अंतर बताते हैं. सपाट वर्ण वे होते हैं जिनमें केवल एक या दो परिभाषित विशेषताएं होती हैं, जबकि गोल वर्ण पूरी तरह से विकसित होते हैं. हालांकि दोनों एक कहानी में आवश्यक हैं. फोस्टर कहते हैं, जो लोग डिकेंस को नापसंद करते हैं उनके पास एक उत्कृष्ट मामला है. उन्हें बुरा होना चाहिए. फोस्टर के अनुसार डिकेंस के लगभग सभी पात्र सपाट हैं, फिर भी उनकी कहानियां मानवता की एक दृष्टि जो उथली नहीं है को चित्रित करने में सफल होती हैं. दूसरी ओर जेन ऑस्टेन अपनी कहानियों को गोल पात्रों पर केंद्रित करती हैं, और हालांकि वह आमतौर पर अपने उपन्यासों को उनके जीवन को जीने का मौका मिलने से पहले ही समाप्त कर देती हैं, लेकिन पाठक को ऐसा करने की कल्पना करने में कोई कठिनाई नहीं होती है. फोस्टर बताते हैं कि कहानियों के पात्र वास्तविक लोग नहीं हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक लोगों की तरह दिखना चाहिए. कभी कभी पाठक को लगेगा कि वे पाठक के जीवन में वास्तविक लोगों की तुलना में अधिक वास्तविक लगते हैं. एक लेखक चरित्र के छिपे आंतरिक जीवन को उजागर करके इसे पूरा करता है. फोस्टर यह भी चर्चा करते हैं कि हालांकि सोने और खाने जैसी गतिविधियां कहानियों में ज्यादा जगह नहीं लेती हैं, लेकिन प्यार को आमतौर पर अधिक दर्शाया जाता है. कथानक के एक अध्याय में फोस्टर बताते हैं कि एक कथानक घटनाओं का एक आख्यान है जो कार्य कारण पर केंद्रित है, जबकि एक कहानी कह सकती है, राजा मर गया और फिर रानी मर गई. एक कथानक कहेगा, राजा मर गया और फिर रानी दुख से मर गई. दोनों में एक समय क्रम है, लेकिन कथानक में समय कार्य कारण पर हावी हो जाता है. कथानक अपने पाठकों से बुद्धिमत्ता की मांग करते हैं, जिसमें घटनाओं को याद रखने और धागों को जोड़ने की क्षमता भी शामिल है, और यह लेखक को कथानक में बाद तक कुछ स्पष्टीकरणों में देरी करके रहस्य पैदा करने की अनुमति देता है. हालांकि कथानक में घटनाओं और चरित्र के बीच संतुलन होना चाहिए.
पात्रों को अपने व्यक्तित्व के आधार पर कथानक को प्रभावित करना चाहिए, अन्यथा वे भाग्य द्वारा आसानी से नष्ट कर दिए जाते हैं। फैंटेसी और भविष्यवाणी के अनुभागों में फोस्टर बताते हैं कि एक जादुई प्रभाव पैदा करने के लिए फैंटेसी को उपन्यास में पेश किया जाता है, हालांकि कल्पना हमेशा रहस्यमय नहीं होती। इसके बजाय यह रोजमर्रा की चीजों और लोगों के जादू में भी पाया जा सकता है। वह पैरोडी और अनुकूलन पर भी चर्चा करते हैं, जो एक कहानी को कई लेखकों की कल्पनाओं की परत चढ़ाने की अनुमति देता है। फॉस्टर का कहना है कि भविष्यवाणी एक सार्वभौमिक विषय के साथ एक प्राचीन लेखक की आवाज है, यानी पात्र सिर्फ पात्रों से कहीं अधिक है। वह उदाहरण के तौर पर फ्योडोर मिखाइलोविच दोस्तोयेवस्की का उपयोग करते हैं, जिनके पात्र हमेशा खुद से अधिक कुछ का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतीकवाद के विपरीत, जिसके ठोस अर्थ होते हैं, भविष्यवाणी के अर्थ अधिक अस्पष्ट होते हैं, फिर भी अमोघ रूप से सार्वभौमिक होते हैं। अंत में, फोस्टर पैटर्न और रिदम पर चर्चा करते हैं। पैटर्न एक उपन्यास का आकार है। कभी कभी यह एक ज्यामितीय आकार होता है, जैसे कि एक घंटे का चश्मा, जहां एक चरित्र की सामाजिक चढ़ाई दूसरे के सामाजिक पतन के साथ मिलती है, या एक चक्र जहां एक चरित्र वापस वहीं समाप्त होता है जहां उन्होंने शुरू किया था। पैटर्न पाठक को पुस्तक को समग्र रूप से देखने की अनुमति देता है। हालांकि, फोस्टर ने चेतावनी दी है कि यह पैटर्न व्यवस्थित रूप से विकसित होना चाहिए। जब पात्रों को एक पैटर्न में थोप दिया जाता है, तो कहानी प्रामाणिकता और समृद्धि खो देती है। लय को एक रूपांकन द्वारा दर्शाया गया है जो पूरी कहानी में थोड़े बदलावों में दिखाई देता है और इसे एकजुट करने में मदद करता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.